पढ़ते पढ़ते खुद की डिजीज और हेल्थ बिगड़ गई। खुशी, ठीक है बेटा, आप रिकॉर्डिंग क्लास देख सकते हैं, है ना, आप आराम कीजिए। चलिए, ओके, ध्यान रखिए भाई सब लोग तबीयत का, ऐसे खराब नहीं करेंगे ना, होने वाला डॉक्टर ही अगर ऐसे हो जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा कालिया। ये चारों नाम ये स्लाइड तक बता दिया था ना मैंने, इनको डिटेल में पढ़ना है अपने को, है ना। हम बात कर रहे थे इन्नेट इम्यूनिटी की, और इन्नेट इम्यूनिटी कैसी होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, सबके लिए एक जैसी होती है, सबके लिए कैसी है, एक जैसी है। ओके, हाँ पहले खुद का इलाज करिए। चलिए, हाँ नहीं नहीं, आधा भी नहीं बनते आर्यन जी, ऐसे किसी का इलाज मत करने लग जाना तुम फिजियोलॉजी पढ़ के और डिजीज विजीज पढ़ के, ना ना, पहले अपना ऑथराइज डिग्री चाहिए अपने को, फिर इलाज करना, झोला छाप डॉक्टर नहीं बनना है अपने को। चलो, क्योंकि आधा ज्ञान बहुत खराब है ना होने से। चलिए, इन्नेट इम्यूनिटी की बात करते हैं, ये नॉन स्पेसिफिक थी, यानी कि सबके लिए एक जैसी थी, कोई भी पैथोजन आए, कोई भी दुश्मन आए, ये सबके लिए अलग अलग बिहेव नहीं करती थी, इसके पास एक ही एनकाउंटर था जो सबको सेम तरीके से मारता था। और ये इन्नेट इम्यूनिटी आपके अंदर कुछ बैरियर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, कुछ बैरियर्स फॉर्म होते हैं यहाँ पर, और उसमें है फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेल्यूलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर, ये चार बैरियर हैं इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट। अब पहला बात करते हैं हम फिजिकल बैरियर का या एनाटॉमिकल बैरियर का। फिजिकल नाम से लग रहा है कुछ फिजिकल प्रेजेंट होगी, आपको दिखेगी, तो बिल्कुल, जो इसमें पहला है वो कौन है, स्किन। क्या स्किन आपको दिख रही है, ये जो स्किन है ये पूरे शरीर पर प्रेजेंट है। जब भी पैथोजन आपसे टकराएगा, सबसे पहले किससे टकराएगा, आपकी स्किन से टकराने के चांसेस मैक्सिमम होंगे, क्योंकि मैक्सिमम सरफेस एरिया तो इसी ने कवर किया हुआ है कि नहीं। तो स्किन देखते हैं कि किस तरीके से आपकी प्रोटेक्शन करती है। तो सबसे पहले बात तो मैं स्किन के लिए लिख सकता हूं, इट इज लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, अरे है कि नहीं, ये लार्जेस्ट ऑर्गन है। अगर इस स्किन की मैं आउटर मोस्ट लेयर देखूं, इस स्किन की मैं आउटर मोस्ट लेयर देखूं, जो सबसे बाहर है, जो सबसे ऊपर है, उसका नाम है स्ट्रेटम कॉर्नियम। क्या नाम है उसका, स्ट्रेटम कॉर्नियम। और ये स्ट्रेटम कॉर्नियम कैसी है, डेड इन नेचर। कैसी है ये, नेचर में डेड है, मरी हुई है, मृत है, खत्म है। तो अगर ये डेड है तो यहाँ पे कोई माइक्रोब अगर आएगा तो क्या उसको ग्रो करने के लिए कुछ भी मिलेगा क्या, कुछ भी साधन संसाधन रिसोर्सेस मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे सर, न्यूट्रिशन ही नहीं है। और जब न्यूट्रिशन ही नहीं है तो यहाँ पर जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी स्किन आपकी रक्षा करेगी, आपको प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन क्या ये सबको इसी तरीके से प्रोटेक्ट करेगी, या इसके लिए सबके पास, सबके लिए अलग अलग तरीका है इसके पास, नहीं सर, ये तो सबको इसी तरीके से ही खत्म करेगी। इसीलिए तो क्या बोला, नॉन सफेसिक। और साथ ही साथ इस स्किन का पीएच भी इसको हेल्प करता है, जो कि कहां से कहां रहता है, 3 से 5 रहता है, एसिडिक है। कैसा है, एसिडिक है। तो ये दोनों चीज स्किन की, जो ये दोनों प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी मिलके फिजिकल बैरियर का काम कर रही है, और कोई भी चीज आएगी तो उसको अंदर जाने नहीं देगी, उसको अंदर जाने नहीं देगी, उसको ग्रो करने नहीं देगी। लेकिन कई बार हम बचपन में जब पार्क में खेलने जाते थे बच्चों के साथ, गिर गए, लग गई, कोई कट लग गया, तो वहां पे जब कट लग गया तो घर वाले कहते थे इसको, उस पे कुछ लगा लो, इसको ढक के रखो वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। क्योंकि उस टाइम अब आपकी स्किन डेड नहीं रही, जिंदा हो गई,
जिंदा हो गई तो बैक्टीरिया को मौका मिल सकता है ग्रो करने का, इन्फेक्शन बढ़ सकता। अरे नहीं आ रहा बात समझ में? समझ में आ रहा है? तो इसलिए फिर उसको हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देनी पड़ती थी। क्लियर है? चलिए, लेकिन क्या आप अपने शरीर को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको अलग अलग ओपनिंग मिलेगी अपनी बॉडी में? मिलेगी कि नहीं मिलेगी भाई, बोलो? तो जहां भी बॉडी में ओपनिंग है, इधर मैं बात कर रहा हूं इसके दूसरे पार्ट की, म्यूकोसा की। तो बॉडी में मान लीजिए जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है आपका, है ना, या आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, ओपनिंग है, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक है, ये जितने भी ट्रैक्ट हैं इन सब की ओपनिंग है कि नहीं? यहाँ पे तो स्किन है ही नहीं सर। और अगर यहाँ पे स्किन नहीं है सर, तो यहाँ तो रास्ता मिल रहा है साफ पैथोजन को जानने के लिए। आप तो कह रहे हो स्किन रोकेगी, अभी आप बोल रहे हो और आपके रूम में इतने सारे पैथोजन है, आपके मुंह में जा रहे होंगे, नाक में जा रहे होंगे, आंख में जा रहे होंगे, कान में जा रहे होंगे, जा रहे होंगे कि नहीं जा रहे होंगे? तो इसको भी रोकने के लिए, क्योंकि वहां पर एक एक्स्ट्रा हमारे पास डिसएडवांटेज है कि हमें ओपनिंग रखनी पड़ी, तो उस ओपनिंग को कवर करने के लिए वहां पे हमने क्या रख दी? वहां पर हमने रख दी म्यूकस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड रख दी? म्यूकस ग्लैंड। और म्यूकस ग्लैंड क्या रिलीज करेंगी? बोलो बोलो। म्यूकस रिलीज करेंगी। म्यूकस कैसा है? स्टिकी है। कैसा है? स्टिकी है। और जब स्टिकी है म्यूकस, तो ये ट्रैप कर लेगा, ट्रैपिंग ऑफ माइक्रोब्स, और यहां पे वो ट्रैप होकर डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर म्यूकोसा तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पर सीलिया भी हैं। वो सीलिया क्या करेंगे? इन ट्रैप हुए माइक्रोब्स को, ट्रैप हुए माइक्रोब्स को, जो माइक्रोब ट्रैप हुए हैं, मर चुके हैं, उनको प्रोपेल आउट कर देगी। इस तरीके से सीलिया की मूवमेंट होती है, हम सब जानते हैं, आउटसाइड दी बॉडी। क्या आपको समझ में आया? क्लियर? बोलो। तो इस तरीके से ये दोनों म्यूकस कोटिंग जहां एपिथेलियम की है ओपनिंग्स पर, ये दोनों मिलकर आपकी बॉडी में आपकी रक्षा करने के लिए सबसे पहले खड़े हैं। जैसे कि आपकी देश की रक्षा कौन कर रहा है? सर आर्मी कर रही है। आर्मी में भी सबसे पहले कौन खड़ा है? बीएसएफ खड़ी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी हैं। समझ में आया आपको? तो सबसे पहले हमारी रक्षा करने के लिए जवान खड़े हैं, बीएसएफ खड़ी है, ताकि कोई दुश्मन अंदर ना आए। तो बीएसएफ हमारे देश की फर्स्ट लाइन है डिफेंस की, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारी आर्मी। तो हमारी बॉडी की भी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, वो कौन है? बोलो बोलो, कौन है वो? कौन है वो है आपका फिजिकल एनाटॉमिकल बैरियर, जिसमें दोनों चीज आ गई, स्किन भी आ गई और म्यूकोसा भी आ गई। नहीं आया समझ में? बिल्कुल बिल्कुल। अरे ये देखो, ये नाक देखो, देखो देखो नाक देखो, कान देखो, मुंह देखो, जेनाइटल ट्रैक देखो, वहां पे जो इनर मोस्ट लेयर की जो एपिथेलियम है ना, वहां पर म्यूकोसा की ग्लैंड सबसे ज्यादा है। वो म्यूकस की ग्लैंड क्या करती है? जब भी उसको इन्फेक्शन फील होता है, वो अपना स्टिकी नेचर बढ़ा देती है और म्यूकस ज्यादा सिक्रेट करती है। और वहीं साथ साथ पे इस तरीके से सीलिया लगे होते हैं ना, इस तरीके से सीलिया लगे होते हैं। तो यहाँ पे कौन ट्रैप हो गए बीच बीच में म्यूकस की वजह से? माइक्रोब। और ये माइक्रोब को ये सीलिया इस तरीके से प्रोपेल आउट करती है, इस तरीके से सीलिया की मूवमेंट होती है ना। तो ये सीलिया उस मरे हुए डेड ऑर्गेनिज्म को बाहर निकाल देती है। अब समझ में आया केतन? क्लियर? क्लियर है ना? तो ये दोनों ही फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सबसे पहले जो खड़े हैं। अब उसके बाद जो दूसरा बैरियर आता है वो है फिजियोलॉजिकल। अरे सब कुछ नाम में ही छुपा हुआ है, टर्मिनोलॉजी इज बायोलॉजी।
फिजियोलॉजी में कुछ अगर चेंज आए तो कौन सा बैरियर काम कर रहा है सर? फिजियोलॉजिकल बैरियर काम कर रहा है। हुआ क्या कि कुछ पैथोजन इन दोनों से, इस फिजिकल बैरियर से रुक नहीं पाए, वो अंदर तक पहुंच गए। जब वो अंदर गए तो उसने कुछ केमिकल रिलीज किए। ये केमिकल को पता चला आपके इम्यून सिस्टम को, अरे भैया कुछ कुछ आ गया बाहर का, कुछ पैथोजन हमारे अंदर खेला कूदी कर रहा है, इसको खत्म करो। अरे सर इसको खत्म कैसे करें, इसको कैसे खत्म किया जाए? तो भाई हल्का सा टेम्परेचर बढ़ा दो। हाइपोथैलेमस को बोलो जो थर्मो रेगुलेशन करता है, उसको बोलो कि हल्का सा क्या बढ़ा दे, टेम्परेचर बढ़ा दे बॉडी का। अगर ये टेम्परेचर बढ़ गया तो आपको क्या आएगा? फीवर। आपको तो फीवर आएगा, लेकिन ये बढ़ा हुआ टेम्परेचर वहां पे मौजूद पैथोजन के लिए बहुत खतरनाक है। वो मर जाएगा गर्मी के मारे, उसके एंजाइम काम नहीं करेंगे और उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। यानी कि एक हद तक फीवर का आना आपके लिए अच्छा है, ये आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। क्या है ये? आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। अब ऐसा नहीं है कि आपको अगली बार से बुखार आए तो हम फट जाएंगे सर, हम तब के भट्टी हो गए हैं, लेकिन हम गोली नहीं खाएंगे क्योंकि सर ने बताया था फीवर अच्छा है। अरे वो एक हद तक अच्छा है। अगर इतने ज्यादा पैथोजन चले गए कि फीवर बढ़ता ही जा रहा है तो उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी के साथ साथ आपकी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा, और उसको सही करने के लिए फिर आपको एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स खाने पड़ेंगे जो आपके बुखार को, आपके टेम्परेचर को कम करेंगे। इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुने, बुखार एक हद तक ही कारगर है, उसके बाद आपको उसे रोकना पड़ेगा। दूसरा, आपकी बॉडी के पीएच। आपके स्टमक में एसिड भरा हुआ है, हाईली एसिडिक। आपकी ओरल कैविटी में ओरल जो सलाइवा है वो एसिडिक। वेजाइना में जो है ओपनिंग है तो वो एसिडिक। कान में सिरुमीन है, सिरुमीन वैक्स है। नाक में म्यूकस है। लाइसोजाइम भरा हुआ है सलाइवा में, टीयर्स में। ये सब क्या है? आपकी बॉडी के सिक्रेशन, पीएच, फीवर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। अरे लाइसोजाइम तो एंटीबैक्टीरियल होता है, मार देगा पैथोजन को। ये एचसीएल तो बहुत तगड़ी चीज है, हाईली एसिडिक, तबाह देगा, जला देगा उसको। कैसे जला देगा भाई? खत्म कर देगा। लाइसोजाइम क्या होता है? तस्कीन, लाइसोजाइम बेटा एंजाइम है एक। लाइसोजाइम एक एंजाइम है जो बैक्टीरियल की वॉल को, पैथोजन की वॉल को गला देता है, मार देता है। क्लियर? तो आपके जो ये आंखें हैं ये लगातार तो पैथोजन के संपर्क में आ रही हैं, कांटेक्ट में आ रही हैं, लगातार इनसे पैथोजन टकरा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कौन भरा हुआ है? लाइसोजाइम भरा हुआ है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? नहीं नहीं, 6.8 होता है इमरान, देखो आप ध्यान से, 6.8 होता है बेटा। चलें आगे। तो इस तरीके से दो बैरियर क्लियर हुए हैं आपके। अच्छा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में दोनों बैरियर हैं क्या? फिजिकल और फिजियोलॉजिकल? नहीं, सिर्फ कौन है? ओनली फिजिकल। ओनली फिजिकल। मैं आपको बता देता हूं, 3 डिफेंस की लाइन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। म्यूकोसा की कवरिंग होती है ना तस्कीन। तस्कीन जी पूछ रही हैं कि हमारे एचसीएल को, हमारा एचसीएल हमारे स्टमक को क्यों नहीं जलाता, क्यों डैमेज नहीं करता? ये स्टमक एसिड बीच में एक लेयर लगा दी, प्रोटेक्टिव लेयर, जिसकी वजह से वो एचसीएल हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। म्यूकोसा की, म्यूकस की कवरिंग है। अब इधर देखो, 3 डिफेंस हैं, 3 डिफेंस की लाइन है। पहली लाइन है फिजिकल बैरियर की, ये याद कर लो। तीसरी लाइन है, बिल्कुल बिल्कुल, तीसरी लाइन है बी और टी सेल की। तो बाकी जो सब कुछ बचा वो किस में आ जाएगा? सेकंड में आ जाएगा। समझ जाएंगे? बिल्कुल इमरान, समझ में आया क्या? ये 3 डिफेंस की लाइनें समझ में आ गई सभी को? चलिए चलें आगे। चलिए, 3 डिफेंस की लाइन है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आएगा आपका ओनली फिजिकल बैरियर। थर्ड में आएगा आपका बी सेल और टी सेल, जो हम पढ़ेंगे ना, इम्यूनिटी
एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो, बाकी जो सब बचा वो किस में आएगा, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में, यानी कि फिजियोलॉजिकल में क्या आएगा, सेकंड लाइन में, सेल्यूलर किस में आएगा, सेकंड में, साइटोकाइन किस में आएगा, सेकंड में। क्लियर है। थर्ड वाला हम सबसे लास्ट में जब शुरू करेंगे ना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो है। चलिए, अब दूसरा के बाद आता है तीसरा बैरियर, सेल्यूलर बैरियर। यहां हम कुछ सेल्स की हेल्प लेंगे हमारी इम्यूनिटी को सही करने के लिए। मैं आपको बता दूं, आपकी इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाली सारी सेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, बोन मेरो से कनेक्टेड है। आपकी ब्लड की जो सेल्स हैं, आपकी इम्यूनिटी की जो सेल्स हैं, वो सब कहां बनी है, बोन मेरो में बनी है। बोन मेरो क्या है सर, जो आपकी लॉन्ग बोन्स हैं, उस लॉन्ग बोन के बीच में कैविटी है ना, याद है, तो रेड बोन मेरो, येलो बोन मेरो, तो वो जो रेड बोन मेरो है, वो रेड बोन मोरे से ही आपकी सारी की सारी सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ब्लड की सेल्स का, आपकी इम्यूनिटी की सेल्स का। अब इधर देखो, दो तरह की सेल्स हैं आपके पास, एक तो फेगोसाइटिक और दूसरी नॉन फेगोसाइटिक। पकड़ेंगी, खा जाएंगी और निकाल देंगी, पकड़ेंगी, खा जाएंगी और निकाल देंगी। दूसरी है दूर से गोली मार देगी, दूसरी दूर से गोली मार देगी, खाएगी नहीं। तो एक तो है फेगोसाइटिक सेल और दूसरी है नॉन फेगोसाइटिक सेल। फेगोसाइटिक सेल का एग्जांपल मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, और नॉन फेगोसाइट का एग्जांपल नेचुरल किलर सेल और एनके सेल्स। ये है टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। ये क्या है, टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स। समझ में आ रहा है। मोनोसाइट आपके ब्लड में घूमती ही रहती है, न्यूट्रोफिल्स आपकी बॉडी में ये पीएमएनएल इसी का ही दूसरा नाम है, पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। क्या नाम है, पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट का दूसरा नाम क्या है लिखूं क्या इसको, इधर लिख रहा हूं मैं पीएमएनएल को ऊपर। ये सब ऐसे आपने पढ़ा है 11th क्लास में, जब आपने वो पढ़ा होगा, उसको क्या कहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन पढ़ा होगा, या कनेक्टिव टिश्यू जब पढ़ा होगा ना, तब आपने पढ़ा होगा। मॉर्फ, पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, इसका नाम है दूसरा, न्यूट्रोफिल्स का। और तीसरी कौन सी सेल है, मैक्रोफेज। ये जितनी भी सेल है, ये सब कौन सी हैं, फेगोसाइटिक इन नेचर। और जो एनके सेल हैं वो कैसी हैं, नॉन फेगोसाइटिक इन नेचर। गर्मी हो गई। नो नो नो, ऋचा जी आगे आगे मत भागिए। बी एन टी सेल आर लिम्फोसाइट, नॉट ल्यूकोसाइट। इधर देखिए, अब जो आपके ब्लड में घूम रही हैं वो तो है मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। कुछ आपके ब्लड से निकलकर आपके टिश्यू में जाकर बैठ गई, आपके टिश्यू में, आपके ऑर्गन में जाकर फिक्स हो गई, उनको क्या बोल दिया, मैक्रोफेज। क्या आपने कप्फर सेल का नाम सुना है, कहां है, लीवर में। लीवर में मिलने वाली कप्फर सेल और कुछ नहीं, मैक्रोफेज ही है। क्या आपने डस्ट सेल का नाम सुना है, लंग्स में मिलती है, इम्यूनिटी देती है, मैक्रोफेज है। अरे क्या मैंने आपको टेस्टिस के बारे में बताया था, टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स मिलती हैं, कुछ नहीं है, मैक्रोफेज ही हैं। जो ब्लड में घूम रही हैं, जो ब्लड में घूम रही हैं वो मोनोसाइट हैं,
जो फिक्स हो गई वो मैक्रोफेज है। नहीं आया समझ में? बिल्कुल, ब्लड को साफ रखने का काम तो बहुत सारों का है। मैक्रोफेज मोनोसाइट से बनती है। बिल्कुल मनीष कुमार, मोनोसाइट ब्लड में घूम रही है, अगर किसी ऑर्गन में जाकर फिक्स हो गई, बड़ी हो गई, नाम दे देंगे मैक्रोफाज। इसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो एक्टिव रहती हैं वो है मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स, बहुत इंपोर्टेंट। अभी पता चल जाएगा। फेगोसाइट तो खाने वाली, खाने वाली। अच्छा मैं बताऊं, एक राक्षस आ गया, राक्षस हो ना, राक्षस, रामायण महाभारत में राक्षस दिखाते थे। वो राक्षस को मैं बोलूं तुम्हें मार दे, हाँ वैभवी, डेमोन, हाँ मैं क्या कॉन्वेंट स्कूल वाला नहीं हूं ना, मुझे इतनी अंग्रेजी नहीं आती। तो राक्षस ना, डेमोन, डेमोन ही बोलते हैं इसका, और कुछ और प्रोनाउंसिएशन है, डिमोन, डोरेमोन, डोरेमोन। तो राक्षस को बोलूं कि आपको आपको मारे, क्या करेगा? पकड़ेगा, खा जाएगा, जो पार्ट नहीं पचेगा वो निकाल देगा। लेकिन मैं एक इंसान से बोलूं आपको मारे, क्या वो आपको खाएगा क्या? नहीं, वो तो आपको गोली मार देगा, तलवार को मार देगा। तो बस जो खा रही है, मार रही है, फेगोसाइट, जो सीधा मार रही है वो नॉन फेगोसाइट। नाम में ही किलर आ रहा है, इसके पास किलर किलर लुक्स हैं मेरी तरह, नाम है नेचुरल किलर सेल, मारने वाली सेल। नहीं आया क्या समझ में? हाँ, आर्यन बोल रहा है इंसान चाइना का हो गया तो खा भी सकता है सर, लेकिन खाने से पहले मारेगा तो सही। ये पहले खा रही है फिर मार रही है, ये सीधा मार रही है। मरने के बाद कोई खाए कि दफनाए कि जलाए, क्या ही फर्क पड़ता है जी। नहीं आया समझ में? इसमें जो एग्जाम्पल है ना, वो इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब एक एक करके मैं आपको बताता हूं, एक एक करके मैं आपको बताता हूं फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस। पहले हम पढ़ रहे हैं फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस। कौन करेगा ये सर मोनोसाइट्स करेंगी, ये मैक्रोफेज करेंगी, ये आपकी पीएमएनएल करेगी। कैसे करती हैं देखो, ये आपकी ब्लड वेसल है, ये आपकी ब्लड वेसल है जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है। अब मान लीजिए कोई इंफेक्शन हो गया, ये कोई पैथोजन आ गए। अब जहां पे पैथोजन आते हैं ना, वहां पर एक्टिवेट हो जाती है मास्ट सेल। मास्ट सेल एक्टिवेट होकर रिलीज करती हैं हिस्टामिन को, याद रखने की जरूरत नहीं है इसलिए छोटा छोटा लिख रहा हूं। ये हिस्टामिन क्या करती हैं, इन ब्लड वेसल को डायलेट कर देती है। इन ब्लड वेसल को, जो हिस्टामिन होता है ना, ये वेसो डायलेटर होता है, ये ब्लड वेसल को इस तरीके से डायलेट कर देता है। तो पहली स्टेप क्या हो गई, वेसो डायलेशन। अब जैसे वेसो डायलेशन हुआ तो ब्लड की स्पीड भी यहाँ क्या हो गई, कंपैरेटिवली स्लो हो गई, और ब्लड में जो कुछ भी सेल्स थी वो अब इस ब्लड वेसल की वॉल के साथ चिपकने लगी। तो ये हुआ दूसरा स्टेप, एडिशन, एडहिशन, चिपकने लगी। अब ये ब्लड वेसल जब फैल गई थी, डायलेट हो गई थी, तो इनकी परमेबिलिटी भी बढ़ गई थी। तो अब ये जो आपकी फेगोसाइटिक सेल्स हैं जो चिपक गई हैं, ये यहां से बाहर निकलती हैं, ये यहां से निकल के बाहर आती हैं, और बाहर आने की प्रोसेस को हम बोलते हैं डायब्डेसिस। क्या बोलते हैं भाई? डायब्डेसिस। मतलब अब ब्लड में घूमने वाली सेल निकलकर फेगोसाइटिक सेल कहाँ आ गई, बाहर आ गई। अब ये जो पैथोजन है, ये पैथोजन कुछ केमिकल रिलीज कर रहे हैं, कुछ केमिकल रिलीज कर रहे हैं, और ये निकलने वाले केमिकल किसको अट्रैक्ट करेंगे, किसको अट्रैक्ट करेंगे, इन फेगोसाइटिक सेल्स को अट्रैक्ट करेंगे, इन फेगोसाइटिक सेल्स को अट्रैक्ट करेंगे। और ये फेगोसाइटिक सेल्स अट्रैक्ट क्यों हो रही है, ड्यू टू द केमिकल। तो ये मूवमेंट किसकी वजह से हुआ, केमिकल की वजह से। नाम दे दिया कीमोटैक्टिक या कीमोटैक्सिस मूवमेंट। याद है पोलन ट्यूब भी तो कुछ इसी तरीके से जा रही थी, तो हमारी फेगोसाइटिक सेल्स भी केमिकल की वजह से जा रही हैं, तो नाम दे दिया कीमोटैक्टिक मूवमेंट। और अब हमारा ये जो मैक्रोफेज या मैं कहूं फेगोसाइटिक सेल्स हैं, इसके सामने ये कौन आ गया, ये माइक्रोब आ गया। क्लियर? अब ये इसका क्या करेगी, फेगोसाइटोसिस। तो अब शुरू होगा फेगोसाइटोसिस। तो अभी तक तो बस हमें बुलाया है ना? हाँ,
अपनी मौत को खुद बुला रहा है, ये माइक्रोब कह रहा है मेरे इतने पास मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, फेगोसाइटिक सेल्स। अब देखो ये पास बुला लिया तो क्या करेगा, देखो सबसे पहले तो ये पैथोजन को निगल लेगा। सबसे पहले तो ये क्या करेगा, पैथोजन को निगल लेगा। कुछ इस तरीके से ये क्या करेगा, सीडोपोडिया बनाएगा और अपने अंदर किसको ले लेगा, किसको ले लेगा, इस माइक्रोब को ले लेगा और अपने अंदर लेके ऐसे पैक कर देगा। और जैसे अपने अंदर इस माइक्रोब को पैक किया, इसको हमने बोला फेगोसोम। क्या बोला, फेगोसोम। और इस मैक्रोफेज के पास इसका खुद का क्या है, बहुत भारी और बहुत बड़ा, क्या है, लाइसोसोम। और इस लाइसोसोम में भरे हुए हैं क्या, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या भरे हुए हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। फिर क्या हो रहा है कि ये इन दोनों को फ्यूज कर दे रहा है। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से भरा हुआ लाइसोसाइम किसके साथ जोड़ दिया, इस फेगोसोम के साथ, और ये बॉडी बन गई फेगो लाइसोसोम। और इसने अपने जितने भी केमिकल थे, एंजाइम थे, सब किसके ऊपर डाल दिए, बेचारे इस माइक्रोब के ऊपर डाल दिए। और ये माइक्रोब क्या हो गया, तबाह हो गया, टुकड़ों में डिवाइड हो गया। और ये जो इसका कचरा बचा, ये जो सेल डेब्रिस जो बचा, इसको हम बाहर निकाल देंगे। बिल्कुल, फेगोसोम कौन है, माइक्रोब ही है। नहीं आया समझ में, देखो पहले खाया, फिर मारा, डाइजेस्ट किया और निकाल दिया। तो यहां पे जो डेथ हो रही है, ये कैसी डेथ हो रही है, इंट्रा सेल्यूलर, यानी कि सेल के अंदर, इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। नहीं आया क्या समझ में। तो इस तरीके से फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है। ये अगला डायग्राम देखिए आप, फेगोसाइटोसिस का एग्जांपल ये तीनों, नॉन फेगोसाइटिस का एनके सेल। अब देखो ये बड़ी सी दिख रही ना आपको, जिसके साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस निकल रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस निकल रहे हैं। ये क्या है, ये आपका मैक्रोफेज है ना, ये आपका मोनोसाइट है। ये देखो ये माइक्रोब, ये माइक्रोब को इसने क्या ले लिया, अंदर ले लिया। जैसे अंदर ले लिया, क्या कहने लग गए, फेगोसोम कहने लग गए। फेगोसोम को किसके साथ अटैच कर दिया इसने, लाइसोसोम के साथ। दोनों जैसे ही अटैच हुए, नाम दे दिया फेगोलाइसोसोम। इसने अपने सारे एंजाइम इसके ऊपर डाल दिए, इसको तहस नहस कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया, और जो डाइजेस्ट नहीं हुआ उस डाइजेस्टेड पार्ट को बाहर निकाल दिया, इस नॉन डाइजेस्टेड पार्ट को बाहर निकाल दिया। अब ये जो भी सेल का कचरा है, इसको या तो बाहर निकाल दिया जाएगा, और अगर कुछ ऐसा है जो अभी भी बच गया, जो पचा नहीं है, उसको दूसरी सेल आके मार देगी। कैसे, वो आगे बताऊंगा। हाँ, तड़पा तड़पा के मारेंगे बेचारे को, पहले तो बुलाएंगे कि आओ। तो इससे क्या सीखे, बुलाती है मगर जाने का नहीं। आया समझ में, बुलाती है मगर जाने का नहीं, वरना तुम्हारा भी हो जाएगा डाइजेशन। क्लियर, क्लियर। इस सारे के सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए। माइक्रोब आएगा, उसको अंदर लेगा, फेगोसोम बनेगा, लाइसोसोम के साथ जोड़ेंगे, डाइजेशन हो जाएगा, फेगोलाइसोसोम बनेगा, खत्म। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ही तो भरे हुए हैं इसमें, डाइजेस्टिव एंजाइम ही तो भरे हुए हैं लाइसोसोम में। चलो अब हम दूसरा तरीका देखते हैं मारने का, और वो मारने का तरीका है इंसानों वाला। और इंसानों वाला कैसा, गोली मार देंगे दूर से ही, हम तुम में इतने छेद करेंगे कि तुम्हारे अंदर पानी भर जाएगा, और पानी भर भर के तुम फूलते जाओगे और फटते जाओगे। तो ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा एन के सेल। ये काम कौन करेगा, एन के सेल। नटवर कुमार नहीं, नेचुरल किलर सेल। नटवर कुमार नहीं है, नेचुरल किलर सेल है। देखिए कैसे, ये आपको सेल दिख रहा है, अरे ये आपको सेल दिख रहा है लाल लाल वाला, इसका नाम है एन के सेल। हाँ, नट्टू काका चल बसे। ये नट्टू काका, एन के सेल के अंदर कौन है, इस एन के सेल के अंदर इस तरीके से वेसिकल्स हैं, व्हाइट व्हाइट वेसिकल दिख रहे हैं ना। इन व्हाइट व्हाइट वेसिकल के अंदर भरा हुआ है एंजाइम। कौन सा एंजाइम, परफोरीन। कौन भरा हुआ है इनके अंदर, परफोरीन।
नाम लो बार बार, परफोरीन, हम तुम में इतने छेद करेंगे, ऐसे थोड़ी डायलॉग बोला था हंसाने के लिए। तो ये है इसके पास परफोरीन। अब इसको जैसे ही कोई टारगेट सेल मिलेगी, कोई ऐसी सेल मिलेगी जिसके अंदर पैथोजन जा चुका है, उसको खाना पॉसिबल नहीं है, फेगोसाइट नहीं खा सकती, तो अब एनके सेल आएगी और वो परफोरीन को, किसको, वो इस परफोरीन को किसके ऊपर स्प्रे कर देगी, टारगेट सेल के ऊपर। और जैसे ही ये परफोरिन इसके ऊपर आएगा, ये परफोरिन इसके अंदर क्या बना देगा, पोर्स क्रिएट कर देगा, छेद कर देगा, छेदी सिंह बना देगा। और जैसे ही इसके अंदर छेद बनेंगे, पोर्स बनेंगे, बाहर से इसके अंदर क्या आने लगेगा, वाटर आने लगेगा, H2O आने लगेगा, आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, फूलता जाएगा फूलता जाएगा फूलता जाएगा, और एक हद के बाद ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा, पूरी की पूरी सेल तबाह कर दी जाएगी, अंदर का पैथोजन भी मर जाएगा। और अगर पैथोजन नहीं भी मरा, बाहर आ जाएगा कम बखत, फिर तो मैक्रोफेज निपटा देगी। तो इसी को हम बोलते हैं एपोप्टोसिस और प्रोग्राम सेल डेथ। समझ में आया क्या आप लोगों को? बोलता ही नहीं है कोई। बाबू बोलो भाई बोलो। है ना? तो मान लीजिए कोई फॉरेन सेल आई, कोई ऐसी सेल आई जो बाहर से आई है, जो हमारी नहीं है, कोई फॉरेन सेल है ना? कोई इन्फेक्टेड सेल है, वायरस इन्फेक्टेड सेल है, कोई ट्यूमर बनाने लग गई हमारी बॉडी में, कोई भी टारगेट सेल है, या कोई ट्रांसप्लांटेड सेल है, या जो कि हमने बाहर से लगाई है, तो इन सबको कौन निपटा देगा? हमारा एनके सेल छेद करके निपटा देगा। अरे ये तो अंदर चल रहा है ना, एक सेल मार रही है, आदमी क्यों मरेगा इसमें? है ना? समझ में आया? अब हाँ, अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं ये ग्रेन एंजाइम क्या है सर? ये ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में ये ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं, ये ग्रेन एंजाइम है। मान लीजिए कोई एक ऐसी सेल है जो बूढ़ी हो गई, मैं चाहता हूं तू मर जाए, तू फोकट है, अब तू किसी काम की नहीं रही, मेरा खाना पीना खा रही है, अब तू मर जा। अब एनके सेल तो नहीं मारेगी उसको, क्योंकि एनके सेल तो उसको मारेगी जिसके अंदर पैथोजन है। अब हमारी बेचारी बूढ़ी सेल के पास तो पैथोजन है ही नहीं, तो क्या करेंगे? तो ये एनके सेल चुपके से क्या रिलीज करेगी? ग्रेन एंजाइम रिलीज करेगी। क्या रिलीज करेगी? ग्रेन एंजाइम रिलीज करेगी। और ये ग्रेन एंजाइम उस बूढ़ी सेल के पास जाएंगे और उस बूढ़ी सेल को ऐसा बातों में उलझाएंगे, ऐसा चक्कर चलाएंगे कि वो बूढ़ी सेल उस सेल के पास जो लाइसोसोम होगा ना, वो खुद का लाइसोसोम खुद में ही फोड़ लेगी। और जब खुद के अंदर ही लाइसोसोम फोड़ लेगी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बिखर जाएंगे, तो सेल क्या हो जाएगी? मर जाएगी। Suicidal wake of the cell is known as lysosome. ऑटोलाइसिस नहीं आया बात समझ में? याद है ऐसा कुछ? सुसाइडल वेक बोलते हैं लाइसोसोम को। तो ऐसी सेल जो हमें नहीं चाहिए, जो ज्यादा बड़ी हो रही है, भाई मरना पड़ेगा। कैसे मारे? अरे खुद को खुद ही मरवा देंगे, इस तरह मजबूर कर देंगे, साला आत्महत्या ही कर लेगा इंसान। आपकी सेल, ये काम किसका? एन के सेल का। नट्टू काका, क्लियर? तो परफोरीन रिलीज करे, टारगेट सेल के ऊपर छेद कर दिए, पानी आया, फूला, फट गई, मर गई। हाँ पनीश जी कह सकते हैं। अच्छा मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, ये जो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं ना, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, फिर साइटोकाइन बैरियर, फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये ऐसे काम नहीं करती, ये सब एक साथ काम करती हैं। हमला होगा तो पहले के मरने का इंतजार करेंगे क्या कि तू फेल हो फिर मैं? भाई पैथोजन तुम्हारे पास आए, स्किन रोक लेगी, कुछ तो जाएंगे, कुछ को म्यूकस रोक लेगी, कुछ तो जाएंगे, सेलुलर रोक लेगी, साइटोकाइन रोक लेगी, कुछ तो सब अंदर तक जाएंगे ना।
तो सब एक साथ काम करते हैं, मैं आपको बता दूं। ऐसा नहीं है पहले ये काम करेगा फिर ये ज्यादा काम करेगा। बस हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया पढ़ने के हिसाब से, एक स्पेसिफिक और एक नॉन स्पेसिफिक। क्लियर है सभी को? ये जो मैंने लिखा है ना ट्रांसप्लांटेड सेल, इसके लिए एक विशेष ध्यान रखेंगे बेटा। ट्रांसप्लांटेड सेल को मेनली रिजेक्ट करने का काम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करती है, वहां पे भी एक बार आपको बता दूंगा। लेकिन एनके सेल भी ऐसा प्रोसेस करती है। मेनली कौन करती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी की टी लिम्फोसाइट ग्राफ्ट रिजेक्शन। बिल्कुल क्लियर है यहां तक? चलें आगे। तो ये है सेलुलर बैरियर। अब जो चौथा आता है वो आता है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर ये है वायरस के लिए। किसके लिए है? वायरस के लिए। अब ये वायरस के लिए स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी वायरस आए एक ही तरीके से मारेगी, इसलिए नॉन स्पेसिफिक है। अब देखना क्या होता है। मान लो ये कोई सेल है, क्या है ये? कोई कोशिका है। हिंदी में पढ़ाता हूं तुमको आज। ये कोई कोशिका है ना, ये क्या है? कोशिका है। और ये कोशिका के पास कौन है? ये कोशिका के पास है विषाणु। कौन है ये? विषाणु। नहीं आ रहा समझ में? तो देखो, ये जो साइटोकाइन बैरियर है, ये तो हो गई आपकी सेल। कौन हो गई? आपकी सेल। और ये हो गया वायरस। अब ये वायरस आपके बॉडी के अंदर गया, है ना? बिल्कुल मैंने एक कॉपी, एक रेप्लिका बनाया वायरस का, और कुछ भी नहीं है ना, आइडल वायरस मान के चलो। कोई भी वायरस आपके अंदर आएगा और वो वायरस किसके अंदर एंटर करेगा? सेल के अंदर एंटर कर गया। किसके अंदर एंटर कर गया? सेल के अंदर एंटर कर गया। तो क्या अब ये सेल नॉर्मल रही क्या? ये कैसी सेल हो गई? वीआईसी हो गई। कैसी हो गई? वायरस इन्फेक्टेड सेल हो गई। ये नॉर्मल रही क्या? नहीं रही। सही, तो वायरस घुस गया। अच्छा, इसके पास और भी तो, इसके आसपास और भी तो नॉर्मल सेल होंगी। ये नॉर्मल सेल होंगी ना आसपास, जिनके अंदर वायरस नहीं गया होगा। चलो, तो ऐसी सेल जिनके अंदर वायरस चला गया वो हो गई वायरस इन्फेक्टेड सेल। और ये वायरस इन्फेक्टेड सेल, सुनो सुनो, ये वायरस 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 इन्फेक्टेड सेल, वायरस इन्फेक्टेड सेल क्या रिलीज करेगी? इंटरफेरोन्स रिलीज करेगी। इस वायरस इन्फेक्टेड सेल ने क्या रिलीज किया? इंटरफेरोन। ये इंटरफेरोन किसके पास जाएगा? ये इंटरफेरोन जाएगा इन नॉर्मल सेल के पास। किसके पास जाएगा? नॉर्मल सेल के पास, जिनके पास वायरस नहीं पहुंचा। और जैसे इंटरफेरोन इन नॉर्मल सेल के पास पहुंचेगा, ये रिलीज करेंगी T.I.P। क्या बनाएंगी? ये क्या सिंथेसिस करेंगी? TIP। TIP बोले तो सर ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। ऐसा प्रोटीन जो ट्रांसलेशन को इनहिबिट करे। तो अब ये नॉर्मल सेल में जब वायरस आएगा अपने आप को घुसाने के लिए, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि वायरस करेगा ट्रांसलेशन करने की कोशिश, लेकिन ट्रांसलेशन कर नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि क्योंकि उस सेल ने क्या बना लिया? ट्रांसलेशन को रोके वो प्रोटीन बना लिया। इस तरीके से ये वायरस आगे फैलने से बच जाएगा, आगे की सेल इन्फेक्ट नहीं होगी। तो चलो जवाब दो मुझे, TIP किसने रिलीज किया? VIC ने या नॉर्मल सेल ने? नॉर्मल सेल ने। इंटरफेरोन किसने रिलीज किया? इंटरफेरोन किसने रिलीज किया? VIC ने। वायरस ने किया क्या? ना बंधु, सेल ने किया। इन्फेक्टेड सेल ने किया, वायरस इन्फेक्टेड सेल ने किया। समझ आ गया? अब ये इंटरफेरोन के बारे में दो चीजें आपको दिख रही होंगी कि इनको बोला है स्पीसीज स्पेसिफिक बट नॉट वायरस स्पेसिफिक। इंटरफेरोन आर स्पीसीज स्पेसिफिक बट नॉट वायरस स्पेसिफिक। इसका मतलब समझो,
तुम्हारे अंदर जब वायरस जाएगा तो तुम्हारी बॉडी इंटरफेरोन बनाएगी, और तुम्हारे उस इंटरफेरोन को अगर मुझे दे दिया जाए तो वो क्या काम करेगा? काम करेगा, करेगा। अरे क्या तुम्हारी और मेरी स्पीसीज अलग है क्या? तुम भी मानव जात और हम भी मानव जात। तो तुम्हारे इंटरफेरोन हमारे इंटरफेरोन में काम करेगा, करेगा। लेकिन तुम्हारा इंटरफेरोन या मेरा इंटरफेरोन में किसी गधे को लगा दूं तो क्या काम करेगा? नहीं, वो स्पीसीज अलग हो गई ना सर। तो इसलिए इंटरफेरोन को क्या बोला? स्पीसीज स्पेसिफिक। अरे स्पेसिफिक मतलब स्पेशलाइजेशन। स्पेसिफिक मतलब जो सबके लिए नहीं है, सिर्फ एक स्पीसीज के लिए है। उसमें सब मानव, सब घोड़े, सब गधे आ गए। गधे गधे एक स्पीसीज, घोड़े घोड़े एक स्पीसीज। नहीं आया समझ में? मैं तुम्हें सिर्फ जूलॉजी पढ़ा सकता हूं, मैं जूलॉजी स्पेसिफिक हूं। कोई टीचर तुम्हें पूरी बायोलॉजी पढ़ा सकता है, वो मुझसे कम स्पेसिफिक है। कोई तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा सकता है, वो और कम स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक होना कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं है। जो सब में माहिर हो वही स्पेसिफिक। नहीं आया समझ में? क्लियर? अच्छा ये तो आ गया सर, लेकिन ये भी तो बताओ कि वायरस स्पेसिफिक क्यों नहीं बोला? स्पेसिस स्पेसिफिक बोला, वायरस स्पेसिफिक क्यों नहीं बोला? अरे तुम्हारे अंदर दुनिया का कोई सा भी वायरस आ जाए, तुम्हारी बॉडी एक ही प्रकार का इंटरफेरोन बनाएगी। कोई सा भी वायरस आ जाए, इंटरफेरोन सेम बनेगा। तो क्या तुम्हारी बॉडी अलग अलग इंटरफेरोन बना रही है क्या वायरस के अकॉर्डिंग? नहीं। तो ये वायरस स्पेसिफिक नहीं है। नहीं आया बात समझ में? चाय ठंडी होगी पढ़ाते पढ़ाते मेरी। बिल्कुल, इंटरफेरोन एंटीवायरल प्रोटीन ही तो है। अब बच्चे पूछें, पूरा पढ़ा दिया, कुछ बच्चे पूछें सर इंटरफेरोन का क्या काम है? अरे इंटरफेरोन निकलेगा वायरस इन्फेक्टेड सेल से, नॉर्मल सेल के पास जाएगा, नॉर्मल सेल से बोलेगा टीआईपी निकालो, नॉर्मल सेल टीआईपी निकालेगा, और टीआईपी निकलेगा तो वो नॉर्मल सेल के अंदर वायरस ग्रो नहीं कर पाएगा, यानी कि ये फर्दर वायरस इन्फेक्शन सेल में नहीं फैलेगा। इस मरती हुई सेल ने इंटरफेरोन देकर सबको बचा लिया। बिल्कुल यश। फेल कैसे जा? अरे तो तुषार मुझे ये बताओ, तुम्हारे अंदर कैंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता? ट्यूमर हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। फिर तो तुम बोलोगे सर वो एन के सेल तो ट्यूमर को मार देती है ना, फिर कैंसर क्यों होता है? हमारे पास इतने बैरियर्स हैं, इतनी इम्यूनिटी है, फिर भी तो हम बीमार पड़ जाते हैं। हमारे देश के पास इतने जवान हैं, इतने सैनिक हैं, इतनी फोर्स है, फिर भी आतंकवादी हमला हो जाता है ना? तो हमारी बॉडी वीक हो जाती है कई बार, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है कई बार। कोई कोई बीच में ऐसा कमजोरी फंस जाती है जिसका फायदा दुश्मन उठा लेता है। कोरोना नया नया आया था, इम्यून सिस्टम ने कभी देखा ही नहीं वैसा वायरस। नया वायरस आया है दुनिया में, तो हमारी बॉडी को टाइम लगेगा अडेप्ट होने में, और अचानक सबको फैल रहा है, हमारी बॉडी जानती नहीं है, तो बहुत ज्यादा तरीके से फैला, सब में फैला, इन्फेक्शन रेट ज्यादा थी। समझ पा रहे हो? हमारी बॉडी के पास ताकत है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है कि नहीं? है ना? लेकिन कभी कभी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता, हो जाता है तुम्हें प्रॉब्लम, है ना? समझ पा रहे हो? पाचन तंत्र कई बार ढंग से काम नहीं करता तो तुम्हें गैस बनती है, एसिडिटी होती है। तो क्या इसका मतलब ऐसा है क्या कि कोई सिस्टम दे दिया तो हमेशा परफेक्टली काम करेगा? आपके अंदर सब है आपको बचाने के लिए, लेकिन कई बार फेलियर भी तो हो जाती है। आई होप आपको मैं डाउट क्लियर कर पाया हूं। बोलो भाई, कहाँ गए वो मनीष जी? थे कौन थे जिन्होंने ये पूछा था कि कोरोना वायरस कैसे फैल जाता है? क्लियर हो गया बेटा? चलें आगे। तो हमने कितने बैरियर पढ़ लिए? 4 बैरियर पढ़ लिए सर हमने। कौन कौन से बैरियर पढ़े जरा बताइए सर? फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। नहीं तस्कीन जी, हम बचे हुए हैं, हमें कोरोना नहीं हुआ, भगवान की कृपा से दोनों वैक्सीन लग गई है और हम बचे हुए हैं, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि हम भी बचे रहें, आप भी बचे रहें, और ये पूरी दुनिया भी बची रहे, है ना? फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर और साइटोकाइन, है ना? चलो, थैंक यू तस्कीन जी, और आप सब भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और चलो
तो 4 बैरियर हो गए। अच्छा, नॉन फेगोसाइटिक सेल्स का क्या एग्जांपल था? एन के सेल, नट्टू काका। अच्छा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन सा बैरियर था? अरे बाबू लोग टाइप ही नहीं करते तुम तो, छोटे छोटे टाइप कर दिया करो, फिजिकल लिख दिया करो, पूरा मत लिखो, है ना। फिजिकल बैरियर इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, है ना, स्किन एंड म्यूकोसा। बहुत बढ़िया, शानदार, अद्भुत। चलें आगे। अब एक पांचवा पॉइंट है, वो है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन। मच्छर काटा है कभी? सर मच्छर नहीं काटता, मच्छरी काटती है। मेल नहीं काटता, फीमेल काटती है। रोज काटता है, बताओ इसको। ऑल आउट लगाओ, कछुआ जलाओ, मच्छर भगाओ। तो जब भी मच्छर काट लेता है तो हल्की सी फुंसी सी हो जाती है, दाफड़ सा हो जाता है ना, हल्का सा मोटा मोटा हो जाता है वहां पे, है ना, याद है। और जैसे आप कई बार जा रहे हो, आपको कोई चोट लगी, किसी दीवार से टकरा गए, तो वहां भी हल्का हल्का सी स्वेलिंग सी हो जाती है, वो लाल लाल भी दिखता है, गरम गरम भी दिखता है, पेन पेन भी होता है। ये बुरा नहीं हो रहा, ये अच्छा हो रहा है। ये आपकी बॉडी आपको बचा रही है। ध्यान से सुनो, ये आपकी बॉडी आपको बचा रही है। इन्फ्लामेशन हो रहा है, आपकी बॉडी काम कर रही है ताकि वो जो केमिकल, जो चोट वहां पे लगी है, वो आगे ना फैले, वो रुक जाए। क्या पूरी बॉडी में फुंसे हो जाती है, दाफड़ हो जाती है? कि नहीं, उस लोकल जगह होती है जहां पर इंजरी हुई है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनना है आपको। लोकल टिश्यू जो डैमेज हुआ है, जो इंजर्ड हुआ है, वो इंजर्ड टिश्यू एक रेस्पॉन्स क्रिएट करता है ताकि वो इंफेक्शन, वो केमिकल आगे ना फैले। इसके लिए उसे ये सब करना पड़ा, जिसे हमने कहा इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन। तो देखिए क्या है, पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे। लोकल डिफेंसिव रेस्पॉन्स, उसी पर्टिकुलर जगह पर जहां पे इंजरी हुई है, ऑफ लिविंग मेमोरी टिश्यू टू इंजरी इन ऑर्डर टू एलिमिनेट और लिमिट द स्प्रेड ऑफ इंफेक्शियस एजेंट। कि जो भी वहां पे प्रॉब्लम हुई है वो आगे ना फैले, वो आगे ना बढ़े, इसलिए उस पर्टिकुलर टिश्यू ने एक रेस्पॉन्स क्रिएट किया जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन। तो जब भी आपका टिश्यू डैमेज हुआ, इंजर्ड हुआ, तो वहां पे वेसो डायलेशन हो गया। वेसो डायलेशन हो गया, वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ गई, जिस वजह से वहां का कैसा हो गया, रेड हो गया। वहां पर इंजरी होने की वजह से बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ गई, बीएमआर बढ़ गई, जिसकी वजह से वहां का टेम्परेचर बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वहां पे क्या फील होने लगी, हीट। टिश्यू ही डैमेज होने के कारण जो आपका आईसीएफ है, जो सेल के अंदर का फ्लूइड है, वो यहां से निकल कर ईसीएफ में आने लगा, यहां भरने लगा। तो यहां पे हल्की सी क्या देखने को मिली, स्वेलिंग देखने को मिली। और वहां पे रिलीज हुए प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और इन प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण हमें क्या हुआ, पेन हुआ, खुजली हुई, जो भी है। तो ये चारों चीजें इन्फ्लामेशन का पार्ट हैं, और ये बुरा नहीं हो रहा, ये आपकी बॉडी रेस्पॉन्स कर रही है ताकि जो भी केमिकल, जो भी इंजरी हुई है, वो आगे फैलने से बच जाए। क्लियर? इन्फ्लामेशन होगा तो स्किन पर उसको पता नहीं चलेगा। अब वो पैरालाइज किस कंडीशन का है वो डिपेंड करेगा, उसके अंदर नर्वस सिस्टम कितना खत्म हो चुका है वो डिपेंड करेगा। मच्छर तो जब हमें काटता है तभी पता नहीं चलता, डंक घुसा लिया, खून पी लिया, फिर जो वो अपना डंक जो निकालने लगता है तब हमें दर्द होता है, तब अरे काट गया कमबख्त। समझ पा रहे हो? तीर घुसते वक्त इतना दर्द नहीं होता जितने तीर निकालते हुए होता है, क्योंकि उसके एरो अपोजिट साइड में होते हैं, है ना। तो ये चारों जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो किसका है, इन्फ्लामेशन का है। अब एक नाम और दे रखे हैं आपको, रोबर, कैलोर, ट्यूमर, डोलर, ये सभी इनके लैटिन नाम है। कई बार ये भी पूछने की उम्मीद रहती है, तो ये भी आपको याद कर लेना है। ये ट्यूमर वो ट्यूमर नहीं है कैंसर वाला, ये ट्यूमर तो स्वेलिंग है। ये मान लो यहाँ पे आईसीएफ बह रहा था, अब आईसीएफ निकल के यहाँ इकट्ठा होने लगा, तो यहाँ हल्की सी स्वेलिंग आ जाएगी। अरे जो दाफड़ हुआ है उसको ट्यूमर थोड़ी बोलोगे, समझ आ रही है?
जो फपूला हुआ है चोट लगने से, उसको ट्यूमर थोड़ी बोलोगे, है ना, नाम दे दिया है, वो क्या, स्वेलिंग। क्लियर, बोलो। तो ये थी इन्फ्लामेशन। तो इस तरीके से आपकी इनेट इम्यूनिटी जो है पूर्ण रूपेण खत्म होती है। आपकी जो इनेट इम्यूनिटी है वो पूर्ण रूपेण क्या होती है, खत्म होती है। और अब हमारी जो नेक्स्ट आ रही है वो कौन है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो आपको, हाँ, संडे के जो टेस्ट का जो सिलेबस है मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन आएगा, पूरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ आएगा पूरा, और इनेट इम्यूनिटी यानी कि जो अभी तक हमने पढ़ी है वो आएगी। ये चैप्टर पूरा नहीं आएगा, ये दोनों आएंगे पूरे, ये इनेट इम्यूनिटी तक आएगा। क्लियर, क्लियर है। चलो अब हम बात कर रहे हैं इनेट इम्यूनिटी की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया दिए हैं, अच्छे दिए हैं, सुंदर सुंदर क्वेश्चन है, तुम्हें पसंद आएंगे, है ना। हाँ, कैटरीना कैफ की तरह हैं, कुछ रणवीर कपूर की तरह हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, कुछ एक मेरी तरह भी हैं। ओके, इनेट इम्यूनिटी खत्म है, अब कौन सी इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या आपको याद है क्या कि ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी वही है जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, इनेट को नहीं, एक्वायर्ड को, एक्टिव और पैसिव में, जहां पे एंटीबॉडी का रोल आ रहा था। अरे सबसे बड़ी बात, ये कैसी इम्यूनिटी है, स्पेसिफिक है सर। स्पेसिफिक है मतलब जैसा गाल वैसा थप्पड़, जैसा पैथोजन वैसा रेस्पॉन्स, यानी कि ये पैथोजन के अकॉर्डिंग बदल जाती है, पैथोजन के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स करती है। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि ये पैथोजन स्पेसिफिक है। बोलता ही नहीं है कोई। अरे सर दुनिया में तो मिलियन, ट्रिलियंस, क्वाड्रिलियन, पेंटाट्रिलियन, जितने भी ट्रिलियन तुम जानते हो उतने टाइप के पैथोजन हैं, हर वक्त माइक्रोब हैं। तो क्या आपकी बॉडी हर सबको पहचान सकती है, सबको मार सकती है अलग अलग तरीके से? जी हाँ, मेरी बॉडी सबको मार सकती है। मेरी बॉडी के पास अलग अलग सेल्स हैं। मेरा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का है कि जितने पैथोजन तुम ला सकते हो लाओ, मेरी बॉडी सबको पहचानेगी, सबको मारेगी, स्पेसिफिक तरीके से मारेगी। और उसी को नाम दिया है डाइवर्सिटी। मैंने आपको कल भी बोला था मॉड्यूल में मिसप्रिंट है, एक्टिव और पैसिव इनेट के पार्ट नहीं है, वो एक्वायर्ड के पार्ट हैं। तो आप जहां एक्वायर्ड लिखा है वहां इनेट लिख लें, और जहां इनेट लिखा है वहां एक्वायर्ड लिख लें। चलिए, अब सब बच्चों के सवाल आ रहे हैं, तो कैंसर को क्यों नहीं मारती फिर? अरे फिर वही बात, थोड़ी देर तो बोला मैंने, थोड़ी देर पहले, आपके अंदर सबको मारने के लिए मैकेनिज्म है, लेकिन कई बार वो मैकेनिज्म पहचान नहीं पाती, काम नहीं कर पाती, कमजोर पड़ जाती है, तो आपको डिजीज हो जाती है। डिजीज जुकाम हुई तो ठीक हो जाओगे, लेकिन कैंसर हो गया, बच गया, तो आप निपट जाओगे। जैसा मैंने कहा, डाइजेस्टिव सिस्टम है लेकिन कई बार काम नहीं कर पाता, इम्यून सिस्टम है, सबको मारने की ताकत रखता है, कई बार नहीं मार पाता। अरे कुछ लोगों को कोरोना हुआ, कुछ को नहीं हुआ, क्यों? क्या कोरोना ने भेदभाव किया? नहीं, अजी जिसको हुआ उसका शायद इम्यून सिस्टम कम था, हो सकता है उसके अंदर बहुत खतरनाक वाला वेरिएंट आ गया हो सकता है बहुत ज्यादा उसके अंदर अमाउंट में वायरस आ गया और जिसको नहीं हुआ, हो सकता है इतना खतरनाक वेरिएंट ना आया हो सकता है उसका इम्यून आया हो तो भी उसका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत था कि काम कर गया और लड़ गया। समझ पा रहे हो? तो ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। किसी को, कोई सिगरेट पी रहा है धनाधन, कैंसर नहीं हुआ, कोई नहीं पी रहा है, हो गया। अरे ये तो किस्मत की बात है। किस्मत की क्या, किस्मत कह लो या आपका इम्यून सिस्टम का दोष कह लो। समझ में आया? समझ में आया? चलिए, तो पैथोजन स्पेसिफिक है, सबके लिए अलग अलग मैकेनिज्म है, तो दुनिया में इतने पैथोजन सबके लिए स्पेसिफिक है, तो क्या सर
हमारे पास डाइवर्सिटी हुई, बिल्कुल हुई ना। सबको मारने के लिए मेरे पास अलग अलग बंदूक है। आई हैव मैनी डाइवर्सिटीज ऑफ गन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। तीसरी प्रॉपर्टी, ये सब प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम, ये सब प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम। किसकी प्रॉपर्टी है? इननेट की या एक्वायर्ड की? जी एक्वायर्ड की प्रॉपर्टी है। इननेट तो स्पेसिफिक था ही नहीं, डाइवर्सिटी थी नहीं। तीसरी प्रॉपर्टी, इट कैन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। कौन अपना और कौन पराया, ये तो इंसान भी नहीं पहचान पाया, लेकिन आपके इम्यून सिस्टम ने पहचान लिया कि कौन पैथोजन, कौन फॉरेन बॉडी अपनी और कौन फॉरेन बॉडी अपनी नहीं, कौन सा एंटीजन अपना और कौन सा एंटीजन अपना नहीं। मैंने आपकी पैर की स्किन उतार के आपके गाल पे लगा दी, क्या वो रिजेक्ट होगी? नहीं, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम उसको पहचान गया। आपके पास जो एंटीजन थे वो आपके थे, और वो आपके एंटीजन को आपका इम्यून सिस्टम पहचानता है, वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन मैं अपनी स्किन आपकी स्किन पे लगा दूं तो क्या आपका इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट कर देगा? कर देगा, क्योंकि जब मैं अपनी स्किन दे रहा हूं मतलब कुछ सेल्स दे रहा हूं, और मेरी सेल्स पर कुछ एंटीजन हैं जो मेरे हैं, आपके नहीं है। आपका इम्यून सिस्टम पहचान जाएगा ये तो नॉन सेल्फ है, भगाओ इसको। नहीं आया समझ में? क्लियर है? और सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी है इसकी मेमोरी। अब कुछ बच्चों का सवाल आ रहा है, सर ऑर्गन ट्रांसप्लांट में क्या होता है? वो भी आगे आ जाएगा। हाँ बिल्कुल वैभवी, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? परदेसियों से दिल ना लगाना, साथ ना लगाना, वरना खतरनाक काम हो जाएगा, है ना? स्टे अवे फ्रॉम परदेसीज। चलो, वो जो ट्रांसप्लांट वाला डाउट है वो भी आगे आ जाएगा बेटा, है ना? सबका तोड़ है इंसान के पास। इंसान मानव सबसे बड़ा दानव। चलो, चौथी प्रॉपर्टी बहुत खतरनाक। क्या ये इम्यून सिस्टम पहचान सकता है? बोलो बोलो, क्या पहचान सकता है? हाँ सर। क्या पहचानने के बाद रेस्पॉन्स कर सकता है? हाँ सर। और याद भी रख सकता है, कब मारा था, किसको मारा था, कैसे मारा था, ये हमारा इम्यून सिस्टम मेमोरी के फॉर्म में याद रखता है, पहचानता है, रेस्पॉन्स करता है, और इन सब चीजों को याद रखता है कि ये वही है जो पहली बार आया था। ससुरा पहली बार मुझे थोड़ा सा कमजोर बता दिया, मुझे हरा दिया था, लेकिन मैं पहचान चुका हूं, मैं पहचान चुका हूं इसको, मैंने को पता है मैंने कैसे मारा था। अब तू आ बेटा, अब मैं तुझे बहुत बेहतरीन तरीके से निपटा दूंगा, क्योंकि इसने क्या रखा है? अरे याद रखा है। क्या मुझे आप बता सकते हैं कि एक खतरनाक चीज जो इंसान ने बनाई, वैक्सीन, जिससे इंसान की आबादी बची हुई है, बीमारियों से बचे हुए हैं, वो इम्यून सिस्टम की इन चारों प्रॉपर्टी में से कौन सी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है? मेमोरी के कारण। क्योंकि जब हमने वैक्सीन दी तो हमारे इम्यून सिस्टम उससे लड़ा, याद रखी लड़ाई, और जब नेचुरल वो आया, प्राकृतिक रूप से आया, भर भर के आया, तो मेरे इम्यून सिस्टम को, अबे ससुरा तू तो वही है जो हमको पिछली बार मिला था, तुझे तो अभी निपटाते हैं। क्या बना ली? मेमोरी बना ली। मारेगा, पहचानेगा और याद भी रखेगा, ये भूलता नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये चारों प्रॉपर्टी किसकी है? इन्नेट की या एक्वायर्ड की? इन्नेट की नहीं सर, एक्वायर्ड की। और सर, ये चारों प्रॉपर्टी एक्वायर्ड की है। मेमोरी बना के रखेगा तो कुछ सेल्स के फॉर्म में ही तो बनेगा, बिल्कुल कुछ मेमोरी सेल्स बना के रख लेगा, पड़ी रहेंगी, आराम करती रहेंगी। और जैसे ही वह आएगा, मेमोरी सेल पहचानती है, हाँ पहचानती हूँ, लग जा काम पर, फटाफट निपटा दे। इसी के बेस पर मैं आगे एक चीज समझाने जा रहा हूं, वो है आपका इम्यून रेस्पॉन्स। ध्यान से समझेंगे इसको। ये मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया है बिटवीन एंटीबॉडी कंसंट्रेशन इन ब्लड एंड टाइम पीरियड।
टाइम बढ़ता जाएगा, इधर एंटीबॉडी बढ़ती जाएगी। अरे ग्राफ तो समझते हो, कितने टाइम में कितनी एंटीबॉडी बनी, ये उसका ग्राफ है। ध्यान से देखेंगे इधर। जीवन में पहली बार वो आए, वो नहीं, ए आया। इंसान के शरीर में सबसे पहले ये ए एंटीजन आया। जब इंसान के शरीर में सबसे पहले ए एंटीजन आया, तो एंटीजन आने के बाद बॉडी उसको देखेगी, अपना कि पराया, पराया रेस्पॉन्स करेगी, करेगी, लेकिन पहचानती नहीं है, पहली बार आया है, पता नहीं है अपना है, कैसे काम करेगा, कैसे मारना है। मारना तो है, लेकिन कैसे नहीं पता, इसलिए टाइम टेकिंग होगा। तो देखो, ये एंटीजन यहां आ रहा है, लेकिन ये एंटीजन आने के बाद भी कोई एंटीबॉडी नहीं बनी, और एंटीबॉडी बनी तो भी इस पीरियड के बाद बनी, और बाद भी बनी तो भी सिर्फ इतनी सी बनी, इतनी सी एंटीबॉडी बनी। इतने लंबे टाइम में इतनी सी एंटीबॉडी बनी। इम्यून रेस्पॉन्स पहली बार दिया, नाम देंगे प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। ये प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स में बनने वाली एंटीबॉडी का नंबर ज्यादा कि कम? कम सर, पहचानने में टाइम लग गया, लड़ेंगे कहां से? तो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स स्लो होगा और लेस इंटेंस होगा, स्लो होगा, लेस इंटेंस होगा। बहुत लंबे टाइम में बहुत कम एंटीबॉडी बनेगी, और कुछ टाइम तो ऐसा होगा जिसको हम लेग पीरियड कहेंगे, जब एंटीबॉडी बन ही नहीं, टाइम लिया। तो ये कौन सा रेस्पॉन्स था? प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स था, स्लो था, इंटेंस था। लेकिन अब हमारे पास क्या आ गई? याददाश्त आ गई। इस ए एंटीजन के लिए मेमोरी आ गई। शरीर ठीक हो चुका है, आराम से घूम रहा है, लेकिन एक दिन आया जब वो वापस आया, और वो कौन था? ये ए एंटीजन सेकंड बार कांटेक्ट किया। अरे मर गया, अरे मर गया, सेकंड टाइम कांटेक्ट किया, इतने से टाइम में इतनी एंटीबॉडी बना ली, इतने से टाइम में इतनी एंटीबॉडी बना ली। और ये इम्यून रेस्पॉन्स जो था, वो कौन सा इम्यून रेस्पॉन्स था? सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स प्राइमरी की तुलना में बहुत फास्ट था, बहुत इंटेंस था, तुम्हें बीमार होने ही नहीं देगा, फटाफट निपटा देगा, काम खत्म, पैसा हजम। क्या सेकंड इम्यून रेस्पॉन्स बहुत फास्ट था? क्यों? क्योंकि क्या थी? मेमोरी। किसकी मेमोरी? सर, ए एंटीजन के प्राइमरी इम्यून